दर्शकों, डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में हम आज आपके लिए लेकर आए हैं Q&A सेशन। जी हाँ, जिसमें आपके स्वास्थ्य से संबंधित तमाम सवालों के जवाब आपको मिलेंगे, लेकिन और काफी सारी जो समस्याएं हैं उनके जवाब भी आपको मिलेंगे, लेकिन आध्यात्मिक तरह से। और आपको बता दें कि इसी श्रृंखला में आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं MBBS डॉक्टर और एनर्जी मेडिसिन एक्सपर्ट, इसके साथ ही साथ एक्यूपंक्चरिस्ट डॉक्टर एस रंजन जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका PMC हिंदी चैनल पर। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज की कड़ी को शुरू करने से पहले अब आज की जो श्रृंखला है उसके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो श्रृंखला शुरू हो रही है जिसमें हम तमाम सवालों के जवाब मरीजों के हम देते हैं, इसका क्या उद्देश्य रहता है? क्योंकि सबके दिमाग में काफी सारे सवाल आते हैं तमाम चीजों को लेकर, और इसमें हम आध्यात्मिक तरह से जब जवाब देते हैं तो उसका क्या उद्देश्य रहता है? हमारा उद्देश्य है हम सभी लोग इस बात को समझें कि हमें अपने आप को स्वस्थ करने के लिए दवाओं पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। हम ध्यान से जुड़ी हुई आध्यात्मिक और ऊर्जा चिकित्सा पद्धतियों से हम स्वयं को ठीक कर सकते हैं, स्वस्थ कर सकते हैं। और कोई भी बीमारी लाइलाज नहीं है। सर्जिकल बीमारियों में भी हम बहुत सारी सर्जिकल बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं जी। हमें अपनी अंदरूनी शक्तियों से जुड़ना है, अपने आप को पहचानना है और ऊर्जा और चेतना को समझते हुए उस पर हीलिंग करनी है। जी डॉक्टर साहब, तो आज का पहला सवाल मैं आपको बता दूं, पहला सवाल है बेंगलोर से। नीता जी का सवाल है। इनकी जो उम्र है वो है 40 वर्ष और इनको ACL लिगामेंट इंजरी की प्रॉब्लम है, और जो कि इनकी लेफ्ट नी में है। तो इसका जो मेडिटेशन से ये कैसे क्योर कर सकते हैं? मेडिटेशन से हम अपने भीतर ऊर्जा का संतुलन करते हैं। हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियाँ होती हैं। सबसे सेंट्रल में सुषुम्ना, इड़ा, पिंगला मुख्य नाड़ी होती है। तो जब ध्यान में हम रोज बैठते हैं तो हमारे भीतर ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। जब ऊर्जा बढ़ रही हो तो स्वतः जहाँ पर दिक्कत है, अब जैसे अगर लिगामेंट इंजरी है घुटने की, तो वहाँ पर ऊर्जा पहुँचेगी और हीलिंग होनी शुरू होगी। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम बढ़ा सकते हैं ध्यान में बैठने के अपने अभ्यास को बढ़ाकर। मेडिटेशन में हमें थोड़ा अधिक देर बैठना चाहिए और क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन को बढ़ाना चाहिए। ध्यान के अंत में हमें अपने घुटने पर हाथ रखना चाहिए और भाव करना चाहिए कि मेरे ध्यान की ऊर्जा मेरे घुटने में, मेरे लिगामेंट में फ्लो करे। जब हमारा मेडिटेशन अच्छा हो, क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन अच्छा हो। क्वालिटी ऑफ मेडिटेशन अच्छा होने का मतलब है कि आप ध्यान में आपका मन शून्य और शांत होता है। ध्यान का मुख्य मतलब वही है। जब मन शांत होगा, जब शून्य होगा, जब हमारा ब्रेन डेल्टा स्टेट में जाएगा तो एनर्जी अपने आप भीतर आएगी। हम एनर्जी को फील करें या ना करें, हमारे भीतर एनर्जी उतरती है। तो इस ऊर्जा को तो पहले तो हमें अपने भीतर ऊर्जा को लाना सीखना है। ऊर्जा जब आने लग गई हो तो ऊर्जा को बढ़ाना सीखना है, और बढ़ाने के साथ साथ उस ऊर्जा को थोड़ा सा हम डायरेक्शन दे सकें। डायरेक्शन देने के लिए जो भी हमारा जहाँ भी तकलीफ है वहाँ पर हम हाथ रखें। हम फिजिकल हाथ रख सकते हैं या अपनी भावनाओं में, कल्पना में हम वहाँ पर हाथ रख सकते हैं। उसका भी उतना ही प्रभाव होता है। जो भी हम कल्पना में करते हैं फिजिकल में करने जैसा ही उसका भी प्रभाव होता है। हमें यह सीखने की ज़रूरत है। फिजिकल में और विजुअलाइजेशन में फ़र्क नहीं है, यह भी उतना ही इफेक्टिव है। साथ ही साथ हमें अपने अवचेतन मन पर काम करने की ज़रूरत है। सबकॉन्शियस माइंड का प्रॉब्लम तभी होती है जब वहाँ पर कुछ ऐसा बिलीफ पैटर्न है जो हमारे जीवन के अनुकूल नहीं है। जो घुटना है उसका काम क्या है? उसका काम है मुड़ना और साथ ही साथ आगे बढ़ना। जब हमारे भीतर जीवन में कुछ ऐसा विचार पैटर्न बन जाए कि मैं अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, मेरी ज़िंदगी जो है वो ठीक से नहीं चल रही है, ज़िंदगी तो रुकी हुई है, ज़िंदगी को आगे बढ़ने में दिक्कत आ रही है, मैं असमर्थ हूँ। आत्मा की दृष्टि से कोई भी व्यक्ति किसी भी मामले में असमर्थ या कमज़ोर नहीं है। हमारी सामाजिक परिस्थितियाँ, हमारी आर्थिक परिस्थितियाँ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन वह भी अनुभव के लिए होता है।
वास्तव में तो कोई भी किसी भी तरह से कमज़ोर नहीं है। ध्यान से हमें इस बात को पहचानना है, इस बात को याद रखना है। हर डिसीजन लेते समय अपने आप के भीतर यह कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मैं डिवाइन से पूरी तरह से संपूर्ण हूँ। जो असमर्थता का भाव होता है कि मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, वो नी प्रॉब्लम के रूप में प्रकट होता है। लिगामेंट इंजरी का साइकोसोमेटिक रीजन यहाँ पे जो है, साइकोसोमेटिक माइंड बॉडी, मन में कारण ये है कि मेरे पास असमर्थता है, मैं नहीं कर पा रही हूँ। इस बात को छोड़ना है, स्वीकार करना है कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक दिव्य आत्मा हूँ और ज़िंदगी में जो अनुभव ज़रूरी है वो अनुभव मुझे मिल रहे हैं और मैं आगे बढ़ सकती हूँ। कभी भी कोई भी बात ऐसी नहीं बोलनी है जिससे आपकी कमज़ोरी जाहिर हो। आप कमज़ोर नहीं हैं। दुनिया का कोई भी पर्सन किसी भी मामले में कमज़ोर नहीं है, बस उसको अपनी दिव्यता का, अपनी शक्ति का बोध नहीं है। तो यहाँ पर मैं एक्यूप्रेशर पॉइंट बताना चाहूँगा। हमारी कलाई, हमारे हाथ में LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, लंग 5। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को हम मसाज कर सकते हैं। अंगूठी की सीध में कोहनी पर ये एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए हम अपने भीतर ये भाव रखें कि मैं ज़िंदगी में जो भी मैं पाना चाहती हूँ वो मैं पा सकती हूँ। ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं आगे बढ़ सकती हूँ। मेरी जीवन यात्रा सही दिशा में, सही ढंग से आगे बढ़ रही है। अपनी दिव्यता का बोध रखें, अपने आप को दिव्यता का याद दिलाते रहें। LU5 एक्यूप्रेशर पॉइंट जब हम रेगुलर मसाज करेंगे, अपने भीतर अपने सबकॉन्शियस को हम जब मजबूत करेंगे तो यह हमारी लिगामेंट की हीलिंग भी दिखाई देगी। LU5 के साथ हमारे पैर पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट है SP6, एंकल से 4 अंगुल ऊपर, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक्यूप्रेशर पॉइंट तो कई सारे हैं, मुख्य पॉइंट 1 पॉइंट या 2 पॉइंट इस प्रोग्राम में बताए जाते हैं। और बात सिर्फ एक्यूप्रेशर पॉइंट की नहीं है, बात है हमें अपने अवचेतन मन को समझने की, जागने की। हमें SP6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करना है, हमें LU5 पर मसाज करना है और साथ में अवचेतन मन पर प्रयोग करना है। इस एक्यूप्रेशर पॉइंट को लगभग 2 मिनट के लिए मसाज करना चाहिए और 24 घंटे में ऐसा 5 बार हो। एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए हम अपने भीतर अफर्मेशन, सकारात्मक वाक्य बोलते रहें। मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ सकती हूँ, मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ। और साथ में ऑर्गन स्पेसिफिक, उसके फंक्शन स्पेसिफिक अफर्मेशन करने चाहिए। यहाँ पर घुटना आगे बढ़ने के लिए है तो उसके अनुसार वैसा अफर्मेशन होगा। ये सब प्रयोग करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। आशा करते हैं नीता जी आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और इसके साथ ही साथ और भी लोगों की जो ये समस्या है उनको भी ये जवाब उनका मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, इसी के साथ अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो है महेश गरुण जी का है। इनकी जो आयु है 42 वर्ष की है। इनको 4 साल से एवियन की शिकायत है जो कि वेस्कुलर नेक्रोसिस की परेशानी है और इनके दोनों हिप जॉइंट्स रिप्लेसमेंट के लिए भी कहा गया है, लेकिन ये 4 साल से इनको कहा गया है, लेकिन 4 साल से ये पॉजिटिव थिंकिंग और मेडिटेशन के द्वारा ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या इनको अभी ये रिप्लेसमेंट कराने की ज़रूरत है या फिर ये मेडिटेशन कंटिन्यू रखें? सबसे पहले मैं आपको आपकी हिम्मत की, आपके साहस की दाद देता हूँ कि आपने तुरंत डॉक्टर की बात को नहीं माना कि मैं रिप्लेसमेंट कराऊंगा। आप अपनी ध्यान की शक्ति से, अपने आत्मबल से लगे हुए हैं कि मैं इसको ठीक करूंगा। तो पहले मैं आपको इसको अप्रिशिएट करता हूं। ये बहुत हिम्मत वाली बात है, बहुत अप्रिशिएबल बात है। जब भी डॉक्टर कहीं बोले कि मुझे ये जॉइंट रिप्लेस कराना है या यहाँ तक कि ऑर्गन रिप्लेस कराना है, किडनी ट्रांसप्लांट कराना है, कुछ भी ऐसी बात हो, तुरंत हम उस बात को ना जाएं। हम थोड़ा ये सोचना शुरू करें क्या कोई और रास्ता हो सकता है। बिल्कुल रास्ता है। अगर हम खोजने जाएंगे तो हम बारीकियों में उतरेंगे और पता चलेगा इतना कुछ है इस अल्टरनेटिव की दुनिया में, एनर्जी की दुनिया में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक रेयर डिजीज है, एक गहरी डिजीज है। बहुत जब होती है तो फिर लोग घबराते हैं। मुझे अपनी लाइफ में एक बार ऐसा एक्सपीरियंस मिला कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस का एक पेशेंट को मैंने ट्रीटमेंट किया, उससे फ़ायदा हुआ। जब बात मैंने अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन फ्रेंड को बात बताई, जो भी मेडिटेटर भी हैं और मेडिसिन टीचर भी हैं,
वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे कि एवास्कुलर नेक्रोसिस में फ़ायदा हो सकता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस का है कि जो इसमें एक्यूप्रेशर पॉइंट है उसको पर काम करने से एवास्कुलर नेक्रोसिस ठीक होती है। अब इस बात को समझे कि एवास्कुलर नेक्रोसिस का मतलब होता है कि वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं है और इस कारण से जो सेल हैं वो वहाँ पर मर रहे हैं, वहाँ पर न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा है। तो हिप रीजन में जहाँ घुट में ब्लड सप्लाई कैसे बढ़े उसको इंश्योर करना है, और हिप जो है या कोई भी बोन है उसका कनेक्शन हमारी किडनी से होता है। एनर्जी मेडिसिन में हम इंटरनल कौन सा ऑर्गन या किसकी नाड़ी वहाँ पर मेन रोल अदा कर रही है उस पर जाते हैं। तो यहाँ पर किडनी को मजबूत करने की ज़रूरत है। किडनी को मजबूत कैसे करेंगे? किडनी का काम जो है वो विल पावर का है, तो हम माइंड लेवल से मजबूत कर सकते हैं और एनर्जी लेवल से मजबूत कर सकते हैं। एनर्जी लेवल पे मजबूत करने के लिए हमें उसकी नाड़ियों पर काम करना है, और इसके मामले में 2 पॉइंट अच्छे हैं, K1 और K6। K1 स्टैंड्स फॉर किडनी का पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट। किडनी की नाड़ी में 27 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। ये पहला एक्यूप्रेशर पॉइंट एक आसान पॉइंट है, हमारे तलवे में होता है और तलवे में सेंटर में होता है। हार्ट ऑफ द सोल, जब अगर आप किसी का तलवा देखेंगे तो 2 लाइन एक जैसे मिलती है ऊपर, वहाँ पर K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। दोनों पैरों में K1 को मसाज करना चाहिए। इस K1 को एक बार में 2 मिनट के लिए मसाज करना है, और ऐसा 24 घंटे में 5 बार करना है। सभी एक्यूप्रेशर पॉइंट पर जहाँ पे टोनिफिकेशन है यानी जहाँ पर मसाज है वहाँ पे एक बार में 2 मिनट के लिए और 24 घंटे में 5 बार के लिए है। इस K1 के साथ हमें K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर काम करना चाहिए। K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है वो एंकल से नीचे होता है, और दोनों ही जगह पर हम ब्लैक कलर काले रंग का प्रयोग कर सकते हैं या नीले रंग का प्रयोग कर सकते हैं। कलर थेरेपी भी बहुत पावरफुल होती है। सर्जिकल डिजीज में मुझे कलर थेरेपी से रिजल्ट मिले हुए हैं। तो इस K1 और K6 को मसाज करते हुए हम अपने अवचेतन मन पर जाएं। अवचेतन मन में नेक्रोसिस का कारण क्या है? देखिए, नेक्रोसिस यानी कि ब्लड सप्लाई का नहीं होना, और उसके कारण से कुछ सेल्स मर रहे हैं। वैस्कुलर मतलब ब्लड सप्लाई, वहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं पहुँच रहा। तो कहीं पर न्यूट्रिशन नहीं पहुँचे, इसका कारण क्या है? यह सोच, यह विश्वास, यह इनकरेक्ट बिलीफ कि मुझे भगवान नहीं दे रहा है। अध्यात्म में हमें यह बात जाननी चाहिए कि बच्चे का जन्म होता है, उसके साथ साथ माँ के स्तन में दूध आ जाता है। जो भी ज़रूरत है वो डिवाइन हमेशा हमें प्रोवाइड करता है। यह असमर्थता का भाव कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, इस भाव से बाहर आना है। अगर आपको जीवन में अनुभव मिलना है, अगर आप वैसे कर्म कर रहे हैं, अगर आपकी सोच वैसी है, तो आपको जरूर मिलेगा। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करता, भगवान किसी को कम नहीं देता। दोस्तों, हमें इस बात को समझने की ज़रूरत है। ये हमारा जो बिलीफ सिस्टम होता है, जो इनसफिशिएंसी का, कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास इस चीज़ की कमी है, हम उस बात को बार बार सोचकर अपनी लाइफ में उसको मैनिफेस्ट कर लेते हैं। वो भगवान की तरफ से नहीं है, ये हमारी तरफ से है। अगर हमारे जीवन में कुछ कमी है तो वो हमारी बिलीफ सिस्टम की कमी से है। भगवान तो देना चाह रहा है, लेकिन अगर हम नहीं लेना चाहें, अगर हम नहीं लें, अगर हम वैसा थॉट मेंटेन नहीं करें, पॉजिटिव थॉट, तो फिर वो जीवन में नहीं आएगा। तो आप अपने जीवन में थोड़ा चिंतन मनन करें। क्या आपके जीवन में ऐसा कुछ भाव है कि मैं इस मामले में असमर्थ हूँ, मुझे इस मामले में कम मिल रहा है? अगर है, होगा, जरूर होगा, उसको आपको चेंज करने की ज़रूरत है। यह बात छोड़ दें कि आपको नहीं मिला है, आपको मिलेगा। आप वैसा कर्म करें और आप वैसा पॉजिटिव विचार रखें। तो K1 एक्यूप्रेशर पॉइंट, K6 एक्यूप्रेशर पॉइंट को मसाज करते हुए हमें यह सोचना है कि मेरी जो ज़रूरत है वो दिव्य चेतना दे रही है। भगवान की जगह मैं व्यक्तिगत रूप से दिव्य चेतना कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, क्योंकि भगवान से लोग व्यक्तिवाचक पे चले जाते हैं, कृष्ण और शिव पे चले जाते हैं। ज़्यादा अच्छा है सर्वव्यापी दिव्य चेतना, दिव्य शक्ति, जो हम ध्यान में, हम अपने सांसों पर ध्यान करते हुए जब शून्य हो जाते हैं तो हम उससे जुड़ जाते हैं, और वो सबके भीतर बह रही है। उसी से तो आप सांस ले रहे हैं, उसी से तो आपके भीतर डाइजेशन हो रहा है, आपके अंदर ब्लड बन रहा है, ब्लड घूम रहा है। वो शक्ति तो सबके भीतर है, बस उसको बढ़ाना है,
उसको फील करना सीखना है। अगर हम फील करते हैं तब तो उसका उपयोग कर पाएंगे ना। आपके पास 4 बैंक अकाउंट हो और आप भूल जाएं कि मेरे पास एक बैंक अकाउंट भी है, उसमें जो पैसा रखा है आप उसका तो उपयोग नहीं कर सकते। आपको पता है कि हाँ मेरे पास बैंक अकाउंट है, पता है कि उसमें इतना पैसा है, तभी तो जरूरत पड़ने पर आप उसको निकाल सकते हैं। तो हमारे पास शक्ति है, ऊर्जा है, लेकिन अगर हम उसको महसूस नहीं करते हैं तो हम उसको यूज नहीं कर पाते। ध्यान हमें इस काबिल बनाता है कि हम उस ऊर्जा को महसूस कर सकें, और उस ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने हिप पर जहाँ पे भी तकलीफ है, दिक्कत है, हम वहाँ पर हाथ रखकर भाव से ऊर्जा को भेज सकते हैं। ध्यान से जब हम बाहर आ रहे हों उस समय आप 2 मिनट के लिए, 2 मिनट से 5 मिनट के लिए आप अपने हिप पर हाथ रखें और हाथ रखते हुए आंख बंद करके सोचें कि मेरे हिप में प्राण ऊर्जा का संचार बढ़ रहा है। आपके हाथ रखने से, टच करने से भी आपके हाथों से ऊर्जा निकलकर वहां जाती है और आपके भाव से भी जाती है। दोनों ढंग से आप ऊर्जा का संचार बढ़ाएं अपने हिप रीजन में, तो ऊर्जा बढ़ने लग जाएगी। अगर आप 2 से अधिक फैमिली मेंबर एक साथ बैठकर ध्यान करते हैं, ग्रुप मेडिटेशन, तो ऐसे कंडीशन में वह भी हेल्पफुल होता है, हीलिंग फास्ट होती है। अगर आपके परिवार के सदस्य आपको कोऑपरेट करें तो ग्रुप मेडिटेशन में बैठें, 2 या 2 से अधिक लोग एक साथ ध्यान में बैठें। तो एवास्कुलर नेक्रोसिस चूंकि एक गहरी बीमारी है, तो यहाँ पे हम परिवार वालों का भी हेल्प ले सकते हैं, इस तरह से कि आप लेटे हो और दूसरा फैमिली मेंबर आपके हिप पर हाथ रखकर मेडिटेशन में बैठा रहे। अगर आप ऊर्जा के प्रति सेंसिटिव हो गए हैं तो आप पाएंगे कि अब आप ज़्यादा बेहतर फील कर रहे हैं, ज़्यादा मजबूत फील कर रहे हैं। तो इस तरह से हम ऊर्जा हीलिंग, एनर्जी हीलिंग कर सकते हैं। एवास्कुलर नेक्रोसिस ध्यान से ठीक हो सकता है, ध्यान से और एक्यूप्रेशर से। हिप रिप्लेसमेंट कराने की जरूरत नहीं है। तो दर्शकों, आशा करते हैं कि आपको आपके सवालों के जवाब मिल रहे होंगे। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपको बता देती हूँ, ये हमारे एक दर्शक ने भेजा है। तो उनको जो प्रॉब्लम है वो पार्किंसन की प्रॉब्लम है, जो कि हेरिडिटी से है, और इसके साथ ही इनको नीज में इनके प्रॉब्लम है और मसल में भी इनके प्रॉब्लम है। तो लेकिन इसके साथ ही दर्शकों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी आप कोई भी सवाल हमें भेजते हैं तो उसमें आप अपनी एज ज़रूर मेंशन करें और अपनी जो परेशानी है वो भी पूरी तरह से मेंशन करें, जिससे कि डॉक्टर साहब आपकी समस्या को अच्छे से समझ के उसका जवाब बेहतर तरीके से दे पाएं। तो डॉक्टर साहब, अभी तो इनका यही सवाल है, हेरिडिटी से इनको पार्किंसन की प्रॉब्लम है, दोनों नीज में पेन है और मसल वीक हो रहे हैं, तो उसका कृपया समाधान करें। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि हेरिडिटरी नाम की समस्याओं से आप परेशान होना बंद कर दें। मेडिकल प्रोफेशन में भले बोला जाता है कि हेरिडिटरी बीमारी होती है, हेरिडिटरी बीमारी जिसको हम जेनेटिक डिजीज भी कह सकते हैं, उससे ज़्यादा शक्तिशाली साइंस है इपिजेनेटिक्स का। दुनिया में इपिजेनेटिक्स कई डेकेड से है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। क्या है इपिजेनेटिक्स? डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, जो मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, उन्होंने स्टेम सेल पर रिसर्च करते हुए इस इपिजेनेटिक्स को खोजा और पाया। कई सारे साइंटिस्ट ने पाया। जेनेटिक्स के प्रोफेशन में तो ये प्रॉपर स्ट्रीम है इपिजेनेटिक्स, लेकिन उसको अभी नहीं बताया जाता, ज़्यादातर डॉक्टर भी नहीं जानते। इपिजेनेटिक्स यानी कि आप किसी भी जीन को इन्वायरमेंट से कैसा सिग्नल दे रहे हैं। तो बायोलॉजी ऑफ बिलीफ ये पुस्तक अगर आप पढ़ेंगे या ब्रूस लिप्टन को सुनेंगे तो आपको इस इपिजेनेटिक्स का पता चलेगा। बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पर पीएमसी हिंदी में मैंने स्वाध्याय किया हुआ है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि सिर्फ जीन महत्वपूर्ण नहीं है, जीन से अधिक महत्वपूर्ण जीन को इन्वायरमेंट से मिलने वाले सिग्नल्स हैं। अगर इन्वायरमेंट से पॉजिटिविटी का सिग्नल मिलता है, अगर पीस का सिग्नल मिलता है, तो उसका एक्सप्रेशन बदल जाता है। सिर्फ जीन नहीं है, जीन के सिग्नल पर बात करती है। तो हेरिडिटरी डिजीज को भी, यानी कि कोई जेनेटिक डिजीज है, कोई जीन है, तो उस जीन के सिग्नल को हम बदल सकते हैं। माता पिता को अगर कोई डिजीज रही भी हो, अगर आप अपने माइंड को पीसफुल बना लेते हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को चेंज कर लेते हैं, तो आपका जीन एक अलग ढंग से काम करेगा। वो एक अलग ढंग से प्रोटीन हर एक जीन एक कोडिंग से प्रोटीन को बनाता है। तो आपके बदलने से, आपके माइंड को बदलने से, आपके इन्वायरमेंट को बदलने से
आपके फूड को बदलने से जीन का जो एक्सप्रेशन है वो चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब हेरिडिटरी डिजीज 90% 95% हेरिडिटरी डिजीज को आप एपिजेनेटिक्स के माध्यम से हील कर सकते हैं। तो हेरिडिटरी डिजीज के कंसेप्ट से बाहर आ जाएं, एपिजेनेटिक्स के कंसेप्ट को समझें, बायोलॉजी ऑफ बिलीफ पढ़ें और इस बात को जानें कि आपका माइंड अधिक इम्पॉर्टेंट। हम जब बोलते हैं कि ये बीमारी तो हेरिडिटरी है तो हम अपने पावर को छोड़ देते हैं। हम जितना हम अपने बारे में जानते हैं उससे अधिक हम शक्तिशाली हैं। लेकिन अगर आप कोई बंदा रोज बोलता रहे मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो लाचार हूँ, मैं तो गरीब हूँ, तो उसके जीवन में वही सिचुएशन आ जाएगी। हेरिडिटरी डिजीज़ को आप मन में ना चलाएं, एपिजेनेटिक्स को समझें कि आप जैसा अपने माइंड में सोचेंगे, आप अपने शरीर को जैसा खाना देंगे, आप जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे, आपके जीन बदल जाएंगे। हेरिडिटरी डिजीज से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको एपिजेनेटिक्स समझना है। ये तो हुई हेरिडिटरी डिजीज की बात। और ये पार्किंसन की बात। देखिए, पार्किंसन डिजीज जो है ये हमारे शरीर में एक हार्ट मेरिडियन होता है जो हाथ में गुजरता है। हमारी छोटी उंगली के लाइन में हमारे 4 आर्म पर ये मेरिडियन होता है। तो इसका HT3 पॉइंट, हार्ट 3 पॉइंट, उसको हमें मसाज करने की ज़रूरत है जो दोनों हाथ में है। इस HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट को अगर हम मसाज करते हैं तो इससे हमारे पार्किंसन के कंडीशन में हमें हेल्प होता है। पार्किंसन डिजीज को कंट्रोल किया जा सकता है, क्योर किया जा सकता है, लेकिन नाड़ियों पर और मन पर काम करना है। पार्किंसन डिजीज का मेडिकल में ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मेडिकल में इसको इनक्योरेबल डिजीज बोलते हैं। लेकिन इनक्योरेबल डिजीज नाम की वास्तव में कोई चीज़ नहीं होती है। अगर हम HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पे काम करेंगे, हम अपने अगर माइंड को रिलैक्स करेंगे तो हम काफ़ी हद तक पहले अपने सिम्टम को कंट्रोल करेंगे और फिर धीरे धीरे कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी। तो HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट पर मसाज करते हुए हार्ट मेरिडियन में टोटल 9 पॉइंट है, लेकिन ये तीसरे नंबर का पॉइंट है। तो HT3 एक्यूप्रेशर पॉइंट मसाज करते हुए आपको ये सोचना है कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को संभाल सकता हूँ, मैं जीवन में जो करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। असमर्थता का भाव, लाचारी का भाव, और साथ में अपने खुशी रहने के नेचर को बढ़ाएं। क्या होता है, अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो फिर हमारी हार्ट की नाड़ी कमज़ोर होती है। तो जो चीज़ आपको खुशी देती है उन चीज़ों को करें, ध्यान को अपनाएं, प्रकृति में समय बिताएं, पृथ्वी से जुड़ें। पृथ्वी की प्राण ऊर्जा चाहिए। हमारे भीतर 2 तरह की प्राण ऊर्जा बढ़ती है, सूर्य की और पृथ्वी की। अगर हम उन दोनों की प्राण ऊर्जा में से, और पार्किंसन में हमें पृथ्वी की प्राण ऊर्जा से जुड़ना है, अगर हम प्राण ऊर्जा से जुड़ना सीख जाएं तो हम हर एक डिजीज को ठीक कर सकते हैं। पार्किंसन में हमें पृथ्वी की प्राण ऊर्जा से जुड़ना है, पार्किंसन हील हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने इतने आसानी से ये सारी समस्याओं के समाधान बता दिए और साथ ही साथ बता दिए कि ऐसी बीमारियों से डरने की ज़रूरत नहीं है। लोगों के मन में भ्रांतियां हो जाती हैं कि ये बीमारियां कभी ठीक नहीं हो सकती, और जो कि आपने बताया कि ये क्योर हो सकती हैं आध्यात्मिक तरह से, मेडिटेशन से। तो मुझे लगता है कि जो हमारे व्यूअर हैं उनको काफ़ी राहत इसी बात से मिल गई होगी जो आपने उनको बात बताई है। डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हमारे एक व्यूअर ने एक सवाल भेजा है। दरअसल ये जो सवाल है वो उनकी बहन के लिए है। उनकी बहन की एज मैं आपको बता दूं, 24 साल की उनकी एज है और उनको आइडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है जो कि 2 महीने से उनको है। इसके साथ ही उनको हेडेक है और ब्लड विजन की प्रॉब्लम है और काफ़ी सारे वो मेडिकेशंस भी ले चुके हैं, लेकिन कोई इनको अभी राहत नहीं मिली है। कृपया इनकी समस्या का समाधान करें। मेडिकल सिस्टम में जी, जब कोई चीज़ बात समझ में नहीं आती है तो उसे इडियोपैथिक कह देते हैं। जी, इडियोपैथिक मतलब उसका कारण स्पष्ट नहीं है, उसका कारण पता नहीं है, लेकिन वास्तव में बिना कारण तो दुनिया में कुछ नहीं होता। कारण मेडिकल के सिस्टम में पता नहीं है, ऊर्जा के क्षेत्र में कारण इसका स्पष्ट है। जो हेड में इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन, जी, ब्रेन रीजन में, हेड रीजन में प्रेशर ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो एक तो रिलैक्स होने की ज़रूरत है, और जो सूर्य की ऊर्जा है, जो सूर्य का प्राण है, वो कंसंट्रेट हो रहा है सिर के रीजन में, वो डिस्ट्रीब्यूट हो, वो पूरे शरीर में फैले।
तो सूर्य प्राण को सिर में जमा नहीं होने देना है। अगर हम ऐसा करने में ठीक हो गए तो जो हाइपरटेंशन है, इंट्राक्रैनियल हाइपरटेंशन है, वो नीचे गिरना शुरू हो जाएगा जी। तो यहाँ पर सूर्य से बचने की और पृथ्वी से जुड़ने की जरूरत है, प्रकृति से जुड़ने की जरूरत है। नंगे पैर घास पर या मिट्टी पर चलें, अपने घर में जमीन पर सोएं, जमीन पर बैठकर भोजन करें, पृथ्वी से जुड़ें। अपने ध्यान में आप पृथ्वी से प्रार्थना करें कि मेरी प्राण ऊर्जा संतुलित हो। जब पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ेंगे तो वो जो सिर में बढ़ी हुई सूर्य प्राण है उसको वो इजीली बैलेंस करने लग जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे हम कलर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। हाइपरटेंशन में हम पृथ्वी प्राण को लाने के लिए ब्लैक कलर का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा सिर है, ये सिर हमारे सुजोक में थंब के टिप में आता है। तो अगर हम थंब के टिप पर ब्लैक कलर लगाएंगे तो ये सूर्य प्राण को जो एक्स्ट्रा हो गया है, हाई हो गया है, उसको वो कम करने लगेगा। कलर थेरेपी के रूप में हमें थंब के टिप पर लगाना है। साथ में हमें योग निद्रा का अभ्यास करना है, हमें रिलैक्सेशन के मेथड सीखने हैं। कौन सी चीज़ आपको सुकून देती है उन चीज़ों को करना है। योग निद्रा, साइकोसोमेटिक रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन का एक बहुत अच्छा तरीका है। मेरी आवाज़ में भी योग निद्रा है और बहुत सारे लोग योग निद्रा कराते हैं। तो उस योग निद्रा का अभ्यास करना है। रेगुलर योग निद्रा करने से, ध्यान के माध्यम से खुद को रिलैक्स करने से, पृथ्वी से जुड़ने से, प्रकृति के साथ रहने से यह सिम्टम ठीक होने लग जाएगी। मेडिकल में ये बीमारी लाइलाज होगी, लेकिन एनर्जी मेडिसिन में ये लाइलाज नहीं है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और आपने इस सवाल का जवाब इतनी सरलता के साथ और इतनी पॉजिटिविटी के साथ दिया कि सुनने वालों को भी लगा होगा कि हाँ, अब हम ठीक हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपको बता दूं कि शुभदा जी का है। इनकी उम्र 56 वर्ष है। इनको रिमोटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, जो कि इनको जिसकी वजह से इनको जो हिप्स हैं इनके, उनमें अकड़न की प्रॉब्लम इनको महसूस होती है। और ये योग भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं। पुणे से हैं, सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, मार्गदर्शन जानना चाहते हैं। योग और ध्यान को हम अपना तो रहे हैं, लेकिन योग और ध्यान में हमें बारीकियों को समझना है कि ध्यान क्या है, योग क्या है और किसमें कितना समय देने की ज़रूरत है। बहुत बार मैं अपने क्लिनिक पर जब पेशेंट से बात करता हूँ तो बोलता है, हाँ डॉक्टर साहब हम ध्यान तो करते हैं। फिर पूछता हूँ आप कितना देर ध्यान करते हैं, तो बोलते हैं 5 मिनट ध्यान करते हैं। ध्यान के लिए जितनी हमारी उम्र है, कम से कम उतने मिनट ध्यान में हमें बैठना चाहिए, तभी हम उसको प्रॉपर प्रैक्टिस कह सकते हैं और उससे प्रॉपर बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपकी भूख 4 रोटी की है और आप 1 रोटी खाएं तो फिर तो भूखे रह जाएंगे हम। तो आपकी ध्यान की जो भूख है, जो ऊर्जा की ज़रूरत है, वो कम रह जाती है। तो योग और ध्यान कर रहे हैं, ज़्यादा अच्छा है कि आप यह लिख कर भेजें कि आप ध्यान में कितनी देर बैठते हैं। ध्यान में हमें जितनी उम्र है उतने मिनट, या आप 1 घंटे का नियम बनाएं, उतनी देर बैठें, तो हम उसमें प्रॉपर बेनिफिट ले पाएंगे। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, यह भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है और ये इसमें भी बोलते हैं कि इसका इलाज उपलब्ध नहीं है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हमारे जॉइंट्स में सूर्य प्राण बढ़ जाता है। सूर्य प्राण को कम करने के लिए हमारी कलाई पर पॉइंट है LI10। LI10 यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का 10वां पॉइंट। हमारे 4 आर्म पर इंडेक्स फिंगर, अंगूठे की बगल वाली उंगली के लाइन में ये LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट है। इस LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 2 मिनट के लिए दबाना है। यहाँ पर सिडेट करना है। एक्यूप्रेशर में 2 चीज़ होती है, एक मसाज करना और एक सिडेट करना। सिडेट करने में हम कंटिन्यूअस प्रेशर देते हैं और इसकी ऊर्जा को कम करते हैं। इन बातों का अगर हमें ज्ञान हो तभी हम एक्यूप्रेशर से पूरा फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत जगह पर एक्यूप्रेशर किया जाता है लेकिन आधे अधूरे ज्ञान के साथ किया जाता है, तभी हम पूरा फ़ायदा नहीं ले पाते। नहीं तो एक्यूप्रेशर जो है वो एलोपैथी से ज़्यादा पावरफुल हीलिंग मेथड है। एक्यूप्रेशर से हर एक बीमारी का इलाज हो सकता है। इस LI10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को 1.5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए सिडेट करना है, कंटिन्यूअस प्रेशर दबा के रखना है। ऐसा दिन में 3 से 5 बार करना है और दोनों हाथों में करना है।
पहले आप एक हाथ में कर लें और फिर थोड़ा सा रेस्ट लेकर फिर आप दूसरे हाथों में कर लें। तुरंत मत करें, क्योंकि थोड़ा सा आपके शरीर में थोड़ा प्रेशर लगाया है, थोड़ा सा आपके शरीर में एनर्जी बदली होगी। थोड़ा सा 5 मिनट सुस्ताने के बाद फिर आप दूसरे हाथ पे करें। खुद से भी कर सकते हैं और अपने परिवार में किसी का मदद भी ले सकते हैं। और इस Li10 एक्यूप्रेशर पॉइंट को सेडेट करने के लिए, हाथ से सेडेट करने के बाद हम यहाँ पर ब्लैक कलर थेरेपी का प्रयोग कर सकते हैं। बढ़ी हुई सूर्य प्राण को कम करने के लिए काला रंग उपयोग होता है। और यहाँ पर हमें अपने लीवर के हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर हमारा लीवर का हेल्थ अच्छा रहे तो हमारे जॉइंट्स हेल्दी रहते हैं। तो लीवर का हेल्थ अच्छा रखने के लिए हमें हरी सब्जियों को अधिक प्रयोग करना है। हमें ग्रीन जूस पीना है। जितनी आप हरी चीज़ें अधिक लेंगे उतना आपका लीवर हेल्दी रहेगा, और लीवर हेल्दी रहे तो जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे। जॉइंट्स को हेल्दी रखें, लीवर को हेल्दी रखें, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी ठीक होता है। प्रकृति के साथ रहना यहाँ भी जरूरी है। पृथ्वी प्राण से जुड़ना, प्राण को समझना बहुत ज़रूरी है। चूँकि मैं एनर्जी मेडिसिन पे करता हूँ तो प्राण ऊर्जा पे बहुत बातें आएंगी। पृथ्वी से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना, खुद को शांत रखना, रिलैक्स करना, योग निद्रा करना। जहाँ भी सूर्य प्राण बढ़ा हुआ है वहाँ पर योग निद्रा बहुत फायदा करता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी योग निद्रा का अभ्यास, शवासन का अभ्यास, योगा में हम जमीन पर लेटकर अपने पूरे शरीर को ढीला छोड़ देते हैं। ध्यान के बाद भी आप 5 मिनट के लिए लेट जाएं और अपने बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़कर पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ें, पृथ्वी को सरेंडर करें। आप प्रार्थना भी कर सकते हैं। पृथ्वी माँ से आप प्रार्थना कर सकते हैं कि मेरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक हो, मेरे भीतर, मेरे जॉइंट्स में ऊर्जा का संतुलन हो। तो अगर पृथ्वी प्राण से आप जुड़ गए, पृथ्वी माँ से जुड़ गए, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस ठीक होना गारंटेड है। जी डॉक्टर साहब, अब ना हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। ये जो सवाल है ये आजकल मुझे लगता है कि युवाओं में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल के युवाओं को इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगला जो सवाल है वो है, एक जो पर्सन है, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी, तो उनकी समस्या ये है कि वो अल्कोहलिक हैं और उनको ये समस्या काफ़ी टाइम से है। उनकी गलत हैबिट है, वो जानते हैं, वो छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन जब वो छोड़ना चाहते हैं तो उनको अटैक्स आने लगते हैं, पैनिक अटैक्स आने लगते हैं। तो इस स्थिति में वो क्या करें, किस तरह से इस चीज़ से ओवरकम कर पाएँ? क्योंकि आज की सिचुएशन आप जानते हैं, लोग इस चीज़ से बचना नहीं चाहते, लेकिन जब कोई इस तरह से करना चाहता है तो उसे, मुझे लगता है कि हमें और भी ज़्यादा मोटिवेट करना चाहिए और इससे और भी लोग मोटिवेट होंगे। तो कृपया इसका समाधान बताएं। अल्कोहलिक हैबिट बहुत बार हम किसी स्ट्रेस और टेंशन की वजह से शुरू करते हैं। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम होती है तो टेंशन से बचने के लिए अल्कोहल के शरण में ना जाएं, हम ध्यान के शरण में जाएं, हम दोस्तों के शरण में जाएं, हम प्रकृति के शरण में जाएं, हम अपनी हॉबीज़, सिंगिंग, डांसिंग, उसके शरण में जाएं। अगर कोई भी प्रोफेशन या कोई भी काम से आपको टेंशन हो रहा है, आप उस काम से अपने आप को कुछ मिनट के लिए अलग कर लेते हो तो आपका टेंशन लेवल, स्ट्रेस लेवल कम होने लग जाएगा। लेकिन क्या होता है, समाज में हमें कोई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो बोलते हैं अरे 2 पैग मारो सब ठीक रहोगे, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। फिर वो 2 पैग 3 बनता है, फिर 4 बनते हैं और फिर एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन यानी कि आप छोड़ना चाहते हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रहे हैं, बिना पिए रह नहीं सकते, नहीं स्ट्रेस के कारण पीते हैं और नहीं पीते हैं तो पैनिक अटैक होते हैं। तो यहाँ पर अपने आप को यह जानने की ज़रूरत है कि अपने आप में खुश रहने की कला सीखनी है। आप अपने आप को कैसे एंजॉय कर सकते हो, तो अपनी हॉबीज़ को पहचानो। कौन सी चीज़ आपको खुशी देती है उस चीज़ को ढूंढो और उस चीज़ में करो। बहुत लोगों के लिए प्रकृति में समय बिताना खुशी देती है, कुछ लोगों को म्यूजिक सुनना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को म्यूजिक गाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को पेंटिंग अच्छी लगती है। हर एक व्यक्ति की कुछ ना कोई हॉबी होती ही है। आप ध्यान को अपना रहे होंगे, ध्यान में बैठना है, ध्यान नहीं हो पाए तो योग निद्रा करना है। योग निद्रा और ध्यान दोनों का सहारा लें, अपनी हॉबी को पहचानें, अपने अच्छे दोस्तों को नॉन अल्कोहलिक दोस्त बनाएं। जैसे दोस्तों के साथ हम रहते हैं वैसी हमारी आदत बनती है। अगर आप नॉन अल्कोहलिक दोस्तों के साथ रहेंगे तो आपके भीतर ये बातें आएंगी, आप भी बिना पिए भी मस्त रह सकते हो।
और जो आपने बात बताई कि नहीं पीते हैं तो अटैक्स आते हैं, पैनिक अटैक्स, तो यहाँ पर जानना है कि यहाँ पे हमारे शरीर में, हमारे पेट में लेफ्ट साइड में एक ऑर्गन होता है, स्प्लीन ऑर्गन, पैंक्रियाज। स्प्लीन पैंक्रियाज जब वीक हो जाता है तब ऐसा होता है। तो स्प्लीन पैंक्रियाज को मजबूत बनाना है, तो उसके लिए हमारे हाथ में एक्यूप्रेशर पॉइंट है PC4, PC3.5 और PC6। ये जो नाड़ी है वो हमारे मिडिल फिंगर में आ रही है। PC पेरिकार्डियम हार्ट की चारों तरफ से गुजरती है और हाथों में आती है। तो इस PC3.5 को आपको मसाज करना है। PC3.5 में हम पूरी नाड़ियों का कई सारे पॉइंट्स का कर सकते हैं, लेकिन आप शुरुआत में सिर्फ एक पॉइंट को पकड़ें कि आप उसे जब भी आपको समय मिले आप इसको 2 बार के लिए दबाएं। एक्यूप्रेशर में एक्सेस कभी नहीं होता, कभी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं होता। आप 2 मिनट के लिए दबाएं, शुरुआत में ज़्यादा भी दबा सकते हैं, बार बार भी दबा सकते हैं, हर 2 घंटे पर भी दबा सकते हैं, और दोनों हाथ में दबाना है, लेकिन लेफ्ट साइड का इस मामले में अधिक महत्वपूर्ण है। हमारी नाड़ियाँ दोनों शरीर में इक्वल नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर होता है। यहाँ पर बाएं हाथ में अधिक देर करना है हमें, क्योंकि हमारा स्प्लीन जो है वो बाएं तरफ है। जब हम PC3.5 को हम रेगुलर मसाज करेंगे, एक्यूप्रेशर करेंगे, तो वो नाड़ी अच्छी होगी, वो ऑर्गन मजबूत होगा, और साथ में अपने विल पावर को बढ़ाते जाना है, अपने कंपनी को एंजॉय करना सीखना है, अपने आप में मस्त रहना सीखना है। जो ऐसे मित्र जो जिनकी खुशी अल्कोहल पर निर्भर नहीं करती, ऐसे लोग ढूंढने हैं और ऐसे लोगों के साथ रहना है, तो हमारा आदत भी वैसा बनेगा, और धीरे धीरे विल पावर आपका अच्छा है तो आप इससे बाहर आ जाएंगे। ध्यान भी आपको बहुत हेल्प करेगा, ध्यान में समय जरूर दें। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आशा करते हैं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा PMC हिंदी चैनल जो है और जो हमारा खास कार्यक्रम है डॉक्टर से पूछो, इसके जो व्यूअर्स हैं, इसको जो प्यार मिलता है वो सिर्फ भारत से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मिलता है। तो अगला सवाल जो है हमारा वो है अफ्रीका से, जिनकी उम्र मैं आपको बता दूं कि उम्र है इनकी 51 वर्ष और वजन इनका जो है वो 92 है। इनकी समस्या जो है वो इनको एक्सीडेंट हो गया था और इनको ये लगता है कि उसकी वजह से नस पे नस चढ़ जाने की वजह से इनको झुकने में प्रॉब्लम होती है। इसके साथ इनका कहना है कि इनको खांसी आती जब है तो उसमें भी इनको दर्द होता है, तो इसका ये समाधान जानना चाहते हैं। एक्सीडेंट की वजह से हुआ, देखिए यहाँ पर एक बात होती है ना कि हमारे शरीर में कोई तकलीफ होती है, हम उसका कारण किसी फिजिकल से जोड़ देते हैं। अगर हमने फिजिकल से जोड़ा है तो हम उस एक्सीडेंट को चेंज नहीं कर सकते, हम उस पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, तो हम एक लाचार हो जाते हैं। हमें इस बात से जोड़ना है कि क्या यहाँ पर ऊर्जा के लेवल पर या मन के लेवल पे इसका कोई कारण है, और हमेशा कारण मिलता है। हमारे फिजिकल बॉडी से हम जुड़ी हुई हमारी इथरिक बॉडी है, एनर्जी बॉडी, और इथरिक बॉडी एनर्जी बॉडी के साथ जुड़ी हुई है हमारी मेंटल बॉडी, हमारा माइंड। एनर्जी लेवल पे कारण क्या है, माइंड के लेवल पे कारण क्या है, हमेशा हमें ये पहचानना चाहिए। अपने ध्यान में हम ये बात पूछें, या हम सोने से पहले अपने आप से पूछ सकते हैं यूनिवर्स से कि मेरी ये जो समस्या है इसका मन के तल पर कारण क्या है, मेरे भीतर ऐसे कौन से बिलीफ पैटर्न या सोचने की व्यवस्था है जिसकी वजह से ये चीज़ें आ रही हैं। तो हम उस चीज़ को डिकोड कर पाएंगे कि अपनी कौन सी सोचने की आदत को बदलना है। एनर्जी लेवल पर मुझे कौन से चक्रा पर और कौन सी नाड़ियों पर काम करना है। फिजिकल ही हमारे हेल्थ को डिसाइड नहीं करते। हमारे शरीर की कोशिकाएं हर दिन नई हो रही हैं, लेकिन चूंकि हमने एक माइंड में चीज़ों को पकड़ लिया है तो वो नया नहीं हो पाता। हमारे नाखून नए आते हैं, बाल नहीं आते हैं, ये हमें पता चलते हैं क्योंकि ये ऊपर है। इंटरनली भी हमारे हर एक ऑर्गन के हर एक सेल टाइम के साथ बदलते रहते हैं। तो रीन्यूअल तो हमेशा हो रहा है, लेकिन हम अपनी सोच से इसको रोक देते हैं। तो पुरानी बातों को मत रखें, हम ध्यान से जुड़े, ध्यान में बैठे और अपने माइंड के लेवल पर कारण को ढूंढें। आप खुद से कारण ढूंढेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। मैं आपको थोड़ा सा हेल्प भी दे देता हूँ। बैक पेन जो है वो जब हम बैठते हैं तो वो सपोर्ट के लिए होता है, बैक सपोर्ट। तो
जब हमें ये लगता है कि हमें कोई लाइफ में सपोर्ट करने वाला नहीं है, या तो कोई हमारा कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, या डिवाइन भगवान हमें हेल्प नहीं कर रहा, जब ऐसी भावना होती है तो बैक पेन आता है। फिजिकल एक्सीडेंट से ज़्यादा बड़ा कारण है मन के लेवल पे ये बिलीफ पैटर्न। इसके अलावा भी और भी कोई कारण हो सकता है, ये मोस्ट कॉमन कारण होता है बैक पेन का। तो आपको अपने भीतर ये झांकना है, देखना है, आंख बंद करके चिंतन करना है। ध्यान में जब हम आंख बंद करके सांसों पर ध्यान देते हैं, इसके अलावा हमें कभी कभी आंख बंद करके भी अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में चिंतन करना चाहिए कि ये मेरा जो स्वास्थ्य है इसका कारण क्या, मेरी जो बीमारी है उसका कारण क्या है। अगर कारण समझ में आ जाए तो निवारण हो सकता है। कारण समझ आ जाने के बाद फिर निवारण दूर नहीं है। हमें कारण पता नहीं है, इसलिए हमको लगता है कि ये बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती। हम डॉक्टर की बात को मान लेते हैं कि ये तो इसका इलाज नहीं होगा, इतना पुराना हो गया। हर एक बीमारी का इलाज है, और इलाज आपके भीतर है। ध्यान में इलाज है, कॉस्मिक एनर्जी प्राण ऊर्जा में इलाज है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ठीक करने में इलाज है। सपोर्ट, मुझे भगवान सपोर्ट करते हैं। आई एम रिसीविंग डिवाइन सपोर्ट, आई डिजर्व डिवाइन सपोर्ट। मुझे दिव्य सहयोग मिलता है, मेरे परिवार के लोग मुझे हेल्प करते हैं। जब मुझे हेल्प की ज़रूरत होती है, कोई ना कोई हेल्प करने के लिए मेरी लाइफ में आ जाता है। हम जब ऐसा हम सोचें, लुई हे कि यू कैन हील योर लाइफ, हमें पढ़ने और समझने की ज़रूरत है। लुई हे ने तो अपना कैंसर ठीक कर लिया अफर्मेशन के माध्यम से। तो लुई हे के कहने के बाद फिर कई लोगों ने अपनी कई बीमारियां ठीक करी। पूरी दुनिया में हजारों लोग हैं जिन्होंने अफर्मेशन से अपनी अलग अलग बीमारियां ठीक करी हैं। लेकिन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि हमें अपने विचारों के पैटर्न को कैसे बदलना है। सपोर्ट का हमें यहाँ पैटर्न बैठाना है। तो अफर्मेशन यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में हमें बार बार बोलना है। मुझे सहयोग मिल रहा है, मुझे सहयोग मिलता है, मैं सहयोग डिजर्व करती हूँ। यह बोलते हुए आप अपने पर काम करेंगे। थोड़ा बहुत आप योगा सीखिए, खासकर ताड़ासन, और जेंटल वे में। योगा और एक्सरसाइज में अंतर होता है कि योग में हम बहुत जेंटल, बहुत धीरे धीरे करते हैं। अपने आप को किसी भी तरह के कष्ट देने की जरूरत नहीं है। जब आप धीरे धीरे कर रहे हो तो योगा आपको हेल्पफुल होता है। तो थोड़ा योग सीखें, और खासकर ताड़ासन, बैक के हेल्थ के लिए ताड़ासन बहुत हेल्पफुल है। तो इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब मैं अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ूंगी, और ये जो आज का हमारा आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब, आपको बता दूं ये जो सवाल है ये मंजू जी ने भेजा हुआ है। इनकी उम्र 72 वर्ष है। इनको क्लिनिकल कंप्लेन की प्रॉब्लम है, क्रोनिक बैक पेन इनको है 20 साल से, और इसके साथ ही इनको ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है 3 साल से। इसके साथ ही इनको अभी करेंटली हैवीनेस फील होती है अपर एब्डोमेन में, और ये एसिडिटी की वजह से होता है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी इनको बनी हुई है। और इसके साथ ही आपको बता दूं कि ये मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और लास्ट 8 मंथ से मेडिटेशन करते हैं, 45 मिनट के लिए मेडिटेशन करते हैं। कृपया इनका मार्गदर्शन करें। ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस, पहले हम इनकी इस पॉइंट को लेते हैं जी। ऑटो इम्यून का मतलब होता है कि हमारे शरीर की अपने ही इम्यून सेल, रोग प्रतिरोधक सेल्स हमारे अपने ही सेल्स पे अटैक कर रहे हैं। इम्यून सेल्स का काम होता है कि वो बाहर से अगर कोई बैक्टीरिया आता है, कोई पैथोजन आता है, पैथोजन जो बीमारी प्रोड्यूस करने वाले कीटाणु हैं, तो उन पर अटैक करके उनका खात्मा करे और हम रोग से बचे रहें। लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए, अगर पुलिस वाले ही गुंडे बन जाएं, तो उसको ऑटो इम्यून कहते हैं। ऑटो इम्यून को समझने के लिए सामाजिक दृष्टिकोण से कि पुलिस वाले ही घूस ले रहे हैं, वही करप्शन कर रहे हैं, वही समाज में उपद्रव फैला रहे हैं, अगर ऐसा आपके शरीर के तल पे होने लग जाए तो उसको ऑटो इम्यून कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे ये बात जाननी है कि ऑटो इम्यून कंडीशन आई क्यों। जब तक हम जानेंगे नहीं ना, तब तक वो ठीक नहीं होगा। ऑटो इम्यून कंडीशन आने का मैं आपको 2 कारण बताता हूँ। पहला कारण है हमारे दिल और दिमाग में विरोध।
जब हम आपका दिल कह रहा हो ये काम करो, और फिर दिमाग कह रहा हो कि ये काम करो, और फिर आप कंफ्यूजन के स्टेट में अपनी लाइफ में कोई डिसीजन लेते हैं, तो ये ऑटो इम्यून डिजीज बन जाती है। हार्ट ब्रेन कोहेरेंस सीखने की और करने की जरूरत है। क्या है हार्ट ब्रेन कोहेरेंस? अपने ध्यान के अंत में आप इस बात पर जाएं कि मैं वो करता हूं जो मेरी अंतरात्मा कहती है। हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना सीखें, फॉलो करना सीखें। ध्यान का एक पर्पस ये भी है, हम समाज में लोग क्या कहते हैं उस बातों को कम माने, अपने दिल की सुने, अपनी आत्मा की सुने। जितना आप अपनी आत्मा की सुनेंगे, आप हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे। अंतरात्मा की आवाज से सुना हुआ, से लिया गया डिसीजन कभी गलत नहीं होता। आप करके देखिएगा, मेरे पास तो 20 साल का अनुभव है। इंट्यूशन से लिया गया डिसीजन हमेशा सही होता है। ऑटो इम्यून का कारण यही है कि दिल और दिमाग में लड़ाई चलती रहती है। हम कंफ्यूजन के स्टेट में रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। जीवन में इस उहापोह में जब हम जी रहे हैं तो ये दिक्कत आ जाती है। अपने दिल की सुने, मेडिटेशन में इंट्यूशन को पकड़ना सीखें। हमेशा अगर आपको ध्यान करते हुए या ऐसे भी कुछ करने का भाव आता है कि मुझे ये करना चाहिए, ऑलवेज गो फॉर इट। आपका लाइफ बेहतर होगा। बहुत सारे आपके कर्मा बैलेंस हो जाएंगे, बहुत सारे आपके रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। कभी किसी को कुछ देने का भाव आए तो दीजिए, कभी कुछ करने का भाव आए तो कीजिए। आप पाएंगे कि आप सही समय पर सही जगह पर पहुंच जाते हैं अगर आप अपने अंतरात्मा की आवाज को सुनेंगे तो ऑटो इम्यून इस तरह से हील होने लग जाएगी। और जो दूसरा कारण है वो हमारे फिजिकल लेवल पे थोड़ा है। हम अब हमारे शरीर में टॉक्सिन, जब हमारे शरीर में कचरा जमा हो जाए तो हमारे सेल्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसको बचाएं और किसको शरीर से बाहर निकालें। जिस सेल्स में टॉक्सिन ज़्यादा हो, हमारा शरीर चाहता है उसको कि इसको शरीर से बाहर निकालो। कचरा बाहर जाएगा तब ठीक रहेगा मामला। तो शरीर अपने ही किसी सेल्स को बाहर निकालना क्यों चाहता है? क्योंकि टॉक्सिन जमा हो गया है। अब टॉक्सिन इतना ज़्यादा है कि वो सेल में एक्यूमुलेट हो रहा है। हमारे शरीर में जो किडनी होती है वो खून को छानती है, जो हमारा लीवर डिटॉक्स करता है, हमारा लंग डिटॉक्स करता है, जो हम सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वैसी चीज़ें जिसकी सही में ज़रूरत नहीं है, जो गैसेस फॉर्म में निकल सकती हैं, वो निकलती हैं। लेकिन अगर ये डिटॉक्स अगर नहीं हो पाए तो ऑटो इम्यून होता है। अब ये डिटॉक्स क्यों नहीं हो पाता? डिटॉक्स नहीं हो पाने का एक बड़ा कारण है हम अपने शरीर में वो भोजन डालते हैं जो नहीं डालना चाहिए। हमें शाकाहारी भोजन, सात्विक भोजन, प्राणा रिच फूड लेना चाहिए। जिस भोजन में जितना अधिक प्राण ऊर्जा है, यानी कि फल और सब्जियां, सीजनल फल और सब्जियां। अभी जिस फल या सब्जी का मौसम चल रहा है उसमें प्राण ऊर्जा अधिक होती है। पेड़ से अपने ओरिजिन से अलग होने के बाद कोई फल और सब्जी को जितना अधिक समय होता जाए उसमें उतना प्राण कम होता जाता है। तो अगर आप सीजनल चीज़ों को, सीजनल भोजन को खाने में अधिक फोकस आपका है तो आपका शरीर जल्दी डिटॉक्स होता है। प्रोसेस्ड फूड को, जो भी आग पर पका हुआ भोजन है उसके रेस्पेक्ट में आप फल और सब्जियों पर खाने में अधिक जाएं, कच्चा खाने पर अधिक ध्यान दें। प्रोसेस्ड फूड में भी जो जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है, अब घर का भोजन बना है, रोटी है, चावल है, उसमें कम प्रोसेसिंग होती है। लेकिन अगर कोई चीज़ बंद होती है प्लास्टिक में, कोई बिस्किट है, ब्रेड है, चॉकलेट है, तो जितना वो चीज़ बंद होके वो पड़ी हुई है उसमें उतनी प्राण ऊर्जा कम होते जाती है। हमको लगता है हमने खाया, लेकिन वास्तव में आपके शरीर को वो फायदा नहीं देता है। अपनी जीव के लिए मत खाइए, अपने शरीर के लिए खाइए। अपनी प्राण ऊर्जा को नरिश करने के लिए खाइए। प्राण ऊर्जा, जब भी आप कुछ भी खा रहे हैं, अगर आपका फोकस प्राण ऊर्जा है कि इस भोजन में कितनी प्राण ऊर्जा है, इस आइटम में कितनी प्राण ऊर्जा है, अगर आप इस दृष्टिकोण से खाते हैं तो आप हमेशा फ्रेश फूड लेंगे। आपके भोजन में सात्विकता रहेगी। सात्विक, तामसिक, राजसिक, यह आयुर्वेद का कंसेप्ट है, लेकिन हमें उसे थोड़ा समझने की जरूरत है। हमारे भोजन में सात्विक भोजन अधिक होना चाहिए, तामसिक और राजसिक कम से कम हो, नहीं हो तो बेस्ट है।
अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, जैसे कि आपने बताया सात्विक भोजन, तो सात्विक भोजन क्या होता है? क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता होता कि सात्विक क्या है या तामसिक क्या है, तो थोड़ा इस बारे में बताइए जिससे कि लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके कि इनको आखिरकार खाना क्या है? भगवत गीता में आता है युक्त आहार विहारस्य। युक्त आहार भोजन जो है अगर वो अप्रोप्रिएट है जी। तो हमारे दुख को हर लेता है। और 3 गुणों की बात आती है। तामसिक पहले हम देखें, जो हमारे भीतर तमस लाता है। तमस मतलब आलस्य, जिसको खाने के बाद, जो हमारे से जाने के बाद हम सोने का भाव आए, हमारे भीतर आलस्य आए, वो तामसिक है। रजस, राजसिक, राजा जैसी प्रवृत्ति, जिस भोजन को करने के बाद आपके भीतर एग्रेशन आता है, जल्दी आप ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो राजसिक है। अब मौसम के अनुसार भी तामसिक, राजसिक और सात्विक होते हैं। और सात्विक जो हमारे भीतर सत्व गुणों की वृद्धि करता है। तो सात्विक भोजन लेने से हम शांत रहते हैं। राजसिक भोजन बनने से हमारे भीतर एग्रेशन आता है, गुस्सा जी। आता है। और तामसिक भोजन से हमें नींद आती है, हम नहीं करना चाहते। हम अपनी ड्यूटी से बचना चाहते हैं। हमें लगता है कि जल्दी हम बायोमेट्रिक में फिंगर लगाएं और जल्दी हम भागें। जी। जितना कम समय बचेगा उतना अच्छा रहेगा। सात्विकता है तो हमारे भीतर देने का भाव होता है। जी। जो हम देते हैं वो हमें मिलता है। तो भोजन हमारे सात्विकता को बढ़ाता है। अगर सात्विक भोजन ले तो हमारे भीतर सात्विकता बढ़ती है। तो जो भोजन जितना पुराना है, एक तो एनिमल ओरिजिन का फूड तामसिक कैटेगरी में आता है। जी। जो भी एनिमल से आता है इंक्लूडिंग मिल्क, तो वो तामसिक कैटेगरी में है, क्योंकि हमें वो तमस की ओर ले जाता है, हमें वो आलस्य की ओर ले जाता है, हमें वो निद्रा की ओर ले जाता है। रासिक भोजन, जब हम भोजन में मिर्च मसाले जो भी हम प्रयोग करते हैं, जो भी गरम मसाले, और भारत को स्पाइस का कंट्री माना जाता है वैसे, तो अगर वो रीजनेबल क्वांटिटी में है तो इट्स फाइन। लेकिन बहुत लोगों की प्रवृत्ति होती है कि वो तेज मिर्च मसाले पसंद करते हैं। अब यहाँ पर भी ये बात है कि अगर आपको मिर्च ही पसंद है तो आप हरी मिर्च लें, लेकिन जो मसालों के माध्यम से जो तेज बनाता है, जो आता है, उसको कम से कम करते जाए। तो तमस भोजन यानी कि ज़्यादा पका हुआ भोजन, ज़्यादा देर आग पर, जितना देर आग पर वो अधिक रहे उतना उसकी सात्विकता कम होती है। सात्विक भोजन जितना उसमें प्राण ऊर्जा अधिक है, जिसको भोजन से आप नॉर्मल रहते हैं। तो आजकल लोगों को समस्या हो जाती है, बॉडी हीट करने की समस्या लोगों में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसका रीज़न नहीं पता चल पाता, क्योंकि बॉडी हीट कर क्यों रही है? एक तो गर्मी है, तो बॉडी को थोड़ा काम रहना चाहिए, हाथ पैरों में जलन, ये सारी समस्याएं होने लगती हैं। तो इनको क्योर करने का क्या तरीका हो सकता है, और हम खाने के ज़रिए इसको कैसे क्योर कर सकते हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात है हम ये समझें, एनर्जी मेडिसिन में हम ऐसा कहते हैं, ऊपर सूरज है जी। नीचे पृथ्वी है और बीच में हम है। तो हमें सूरज से जुड़ना है, हमें पृथ्वी से जुड़ना है, और दोनों के बीच में, दोनों से जुड़े रहते हुए अपने आप को संतुलित रखना है। लेकिन हमारा जीवन आज ऐसा हो गया है कि बस हम यूटिलिटेरियन लाइफ जीते हैं कि क्यों, कौन से काम से मुझे कितना पैसा मिलता है उस चीज को मैं करूं, या फिर हम अपने मन की आदतों के हिसाब से जीते हैं। हमें प्रकृति के साथ जाना चाहिए, पृथ्वी के साथ जाना चाहिए। हीट जो है वो पृथ्वी प्राण की कमी और सूर्य प्राण का ज्यादा हो जाना है। जी। तो गर्मी का मौसम आया है तो यह बताता है कि हमें अब प्रकृति के साथ अधिक देर रहना चाहिए, पेड़ पौधों के पास थोड़ा समय बिताना चाहिए, कभी नेचर में जाना चाहिए। नेचर में गए तो वहाँ पेड़ पौधों को टच करें, हम जमीन को टच करें। आप ये मत सोचें कि मेरे पैर गंदे हो जाएंगे। अरे पैर गंदे होंगे तो बाद में धो सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आप वास्तव में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, बिल्कुल नहीं जा सकते, तो अपने ध्यान में हम ऐसा भाव कर सकते हैं कि मेरी ऊर्जा पृथ्वी की ऊर्जा से जुड़ रही है और पृथ्वी की ऊर्जा मेरी ऊर्जा को संतुलित कर रही है। लोगों की समस्या ये रहती है कि जब वो जल ग्रहण करते हैं तो उनको ठंडा पानी लेना चाहिए या उनको गर्म नॉर्मल पानी लेना चाहिए, ये समस्या रहती है। और इसके साथ ही ये समस्या भी हो जाती है कि जूस अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो जूस में आइस लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, ये समस्या भी होती है। फ्रूट्स को जो लोग लेते हैं, जैसे कि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि जो लोग फ्रूट्स लेते हैं, फ्रूट्स ऐसे फ्रूट्स लेते हैं जो एग्जॉटिक फ्रूट्स की ओर ज्यादा लोग भागते हैं। हमें
घड़े का पानी पिए हम, और जूस का प्रयोग जी कम से कम आय सकते हुए करें। जी बहुत लोगों को पानी पीने का होता है कि वो ठंडा पानी पीना जी। पसंद करते हैं, वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमें घड़े का पानी पीना चाहिए और नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। वास्तव में हमारे भीतर जो टेम्परेचर है, हमारा जो इंटेस्टाइन का टेम्परेचर है, वो थोड़ा सा गर्म होता है, वो ज़्यादा होता है। खून का अगर हम टेम्परेचर देखेंगे तो वो बाहर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जी तो हमारे शरीर के लिए तो हल्का सा गुनगुना पानी, नेचुरोपैथी में तो गर्म पानी पीने के लिए बोलते हैं। जी चलिए आप उतना एक्सट्रीम पे मत जाए, तो नॉर्मल टेम्परेचर का तो पानी पिए हम। आइस का वाटर का पानी अवॉइड करना चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पिए, और जूस भी पिए, और सीजनल जूस पिए। अभी जिसका सीजन चल रहा है, अगर अभी गन्ने का जूस है तो गन्ने का लें, जी आम आ जाए तो आम का लें, घर पे बनाना सीखें, बेल होता है बेल का जूस पिए। ये सभी कर लेते रहेंगे तो बहुत आसानी से हम अपने आप को, अपने हीट को बैलेंस कर सकते हैं। घबराने की, सोचने की जरूरत बिल्कुल नहीं। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। मुझे भी लगता है कि काफ़ी दर्शकों को, हमारे मोस्टली सभी दर्शकों को, उनके सवाल जो होते हैं गर्मियों में, उनके जवाब मिल चुके होंगे। पानी किस तरह से लेना है, खाना किस तरह से खाना है, जूस किस तरह से लेना है। आशा करते हैं आपको आज के सभी सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे, और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो सवाल हमारे दिमाग में चलते हैं, उनके जवाब भी आपको मिल गए होंगे। तो दर्शकों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन उससे पहले डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप पीएमसी हिंदी चैनल पर आए, डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम में आए और हमारे सभी दर्शकों को इतने अच्छे सुझाव दिए और इतनी अच्छी जानकारी दी, जिससे उनका जीवन सरल और सुगम बन रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ दर्शकों, आपसे लेती हूँ आज्ञा। फिर होगी आपसे मुलाकात डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल।